अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कनेक्ट वकास। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी का पार्ट 2 का मुख्तसर तारफ़ करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसकी डिस्कशन होगी। सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज करैक्टर सेट। सी लैंग्वेज करैक्टर सेट की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है यूज़ होती है उसमें डिफरेंट करैक्टर सेट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट जो कि ए से जी तक इन कैपिटल लेटर यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ए से जी तक स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाता है। इन सी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर स्मॉल लेटर यूज़ किया है ऊपर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में, तो अगर हम लोग यूजेज करेंगे इन बॉडी के अंदर तो वो हम लोग स्मॉल यूज़ करेंगे। अगर डिक्लेरेशन स्मॉल से की है और बॉडी के अंदर कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं तो दोनों के अलग अलग मीनिंग लिए जाएंगे। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग डिजिट्स का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक डिफरेंट डिजिट्स का कम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करैक्टर्स भी सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट लेटर्स और डिजिट्स के कम्बिनेशन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि जी के डिफाइन सी लैंग्वेज करैक्टर सेट और हाउ वी यूज़ सी लैंग्वेज करैक्टर सेट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिजर्व वर्ड। अगर हम लोग रिजर्व वर्ड की बात करें तो रिजर्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर देना किसी ख़ास पर्सन के लिए या किसी के लिए। रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज आर दोज वर्ड्स विच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग्स। यानी कि ये वो मीनिंग्स वर्ड्स हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इसको कीवर्ड भी कहते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम लोग जब होटल्स के अंदर जाते हैं तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि टेबल्स के ऊपर एक अक्सर रिज़र्व के नाम से, रिज़र्व टेबल के नाम से पेज या कोई भी जो है ना वहाँ पे बॉक्स लगा होता है। तो उसका मतलब होता है कि ये टेबल जो है ना किसी मखसूस पर्सन के लिए ऑलरेडी रिज़र्व कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप लोग जो है ना सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको रिज़र्व कर दिया गया है फॉर द स्पेसिफिक मीनिंग्स ऑफ द सी लैंग्वेज। रिज़र्व वर्ड जो हैं वो लोअर केस में होते हैं और ये आलमोस्ट 32 वर्ड हैं जो कि सी लैंग्वेज में डिफ़ाइन किए गए हैं। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास इंट है, मेन है, फॉर है, इसके अलावा वाइल, डू वाइल, ठीक है, ये डिफरेंट क्लास के नाम से ये आधे सारे के सारे जो है ना रिज़र्व वर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी बुक के अंदर एक मैप भी गिवन है इसका रिज़र्व वर्ड्स का। फेडरल बोर्ड में रिजर्व वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन स्पेशली आ जाता है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास टॉपिक आता है हेडर फाइल्स। स्टूडेंट्स, हेडर फाइल का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेडर फाइल क्या होती हैं? सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जो कि लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब दीज टास्क इंक्लूड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर इनपुट कोई फाइल करना चाहते हैं या आउटपुट कोई फाइल जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक स्पेसिफिक हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास कुछ गिवन एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने प्रिंट एफ या स्कैन एफ यूज़ करना है। यानी कि प्रिंट एफ हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट के लिए और स्कैन एफ यूज़ की जाती है इनपुट स्टेटमेंट के लिए। तो उसके लिए हम लोग stdio.h हेडर फाइल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग क्लियर स्क्रीन या गेट सी एच ई का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है कि अपने प्रोग्राम में conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। अनदर वन, हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप की हेडर फाइल्स हैं। जिस तरह से हमारे पास एक गिवन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर math.h। तो math.h की हम लोग जो फाइल यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट, पावर, लॉग, साइन के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हेडर फाइल्स का काम ये होता है कि ये स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को, कुछ फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम की बात करें तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो कह लें कि इस बुक का या सी लैंग्वेज के स्टार्ट का जो है ना ये टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सी लैंग्वेज से मुराद ये है कि ये वो फॉर्मेट है, द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज़ रिटन, कि जिसके मुताबिक हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐश इंक्लूड, देन हमारे पास हेडर फाइल इंक्लूड होती है stdio.h। इसको वन बाय वन आगे स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमारे पास जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है इंट मेन, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट आती है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम आ जाता है। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में हम लोग जो स्टेटमेंट लिखना चाहें यानी कि प्रोग्राम का जो भी कोड होगा वो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, और एट द एंड हमारे पास फिर एक कर्ली ब्रैकेट आएगी जिसको क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ये जो माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जो ब्रैकेट आपको मैं शो करा रहा हूँ, तो इसको कहते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और ये जो लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट आ रही है इसको क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कहते हैं या ब्रैकेट भी बोलते हैं। और बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट के हर लाइन के ऊपर हम लोग एंड पे सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है, और ये एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसको वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो मेंशन था ऐश इंक्लूड, तो ये बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सी कंपाइलर को दी जाती हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हदायत जो कंपाइलर को दी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली कंपाइलर को अलर्ट कर रही होती हैं कि अपने पास स्पेसिफिक जो फंक्शन हैं जो आप प्रोग्राम में यूज़ करेंगे हेडर फाइल्स के, वो अपने पास शामिल कर लें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट होती है विद द ऐश सिंबल के साथ। उसके बाद हमारे पास ऐश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इस ऐश डिफाइन हम लोग यूज़ करते हैं। ऐश डिफाइन डायरेक्टिव हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने किसी कांस्टेंट वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना हो। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि आप लोगों को आइडिया हो कि पाई की एक वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट होती है 3.14। तो अगर हम लोगों ने ये प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी है तो उसके लिए हम लोग एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू भी इसको शामिल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऐश डिफाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम है उसमें आता है मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन बेसिकली हमारे उस फंक्शन कॉल को, फंक्शन की बॉडी को कॉल कर रहा होता है। फंक्शंस हम लोग प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये वेल डिफाइंड सिंगल वेल डिफाइंड टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट मेन का फंक्शन कंपल्सरी होता है। ये हमारे प्रोग्राम जब रन करता है, ठीक है, तो बेसिकली जो उसकी बॉडी होती है उसको कॉल कर रहा होता है कि इसके बाद एक्चुअल प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होगी। देन हमारे पास जो बॉडी आती है, तो बॉडी जो है प्रोग्राम की वो सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो हम लोग प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आप लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हमारे पास सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देन मेन का फंक्शन, फिर हमारी ये बॉडी आ जाती है जो कर्ली ब्रेसेस में क्लोज होती है, या हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम का कोड मेंशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड अ कमेंट्स। कमेंट्स सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं या कमेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है, ठीक है। कमेंट्स बेसिकली जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है अबाउट द प्रोग्राम, और ये इग्नोरेबल स्टेटमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने किसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यूज़र को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए।
हमने कोई कोड लिखा है और 2 से 4 माह बाद उस कोड को दोबारा से रीड आउट करना चाहते हैं, तो कमेंट्स के अंदर हमने मेंशन किया होगा इस लाइन में हमने क्या टास्क परफॉर्म किया है, इस लाइन में क्या टास्क परफॉर्म किया है, तो उससे हमारी जो रीडेबिलिटी है प्रोग्राम की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कमेंट्स के थ्रू। कमेंट्स हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 2 तरह के यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स की बात की जाए तो ये एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं और इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, मोर देन 1 लाइन के लिए हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश और फिर उसके बाद स्टेरिक का सिंबल और इसी तरह से एंड पे स्टेरिक का सिंबल और फिर फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर आप लोग इस एग्जाम्पल में देखें, ये माउस का कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है तो ये स्टार्ट हो रहा है कमेंट्स, ठीक है, और इसका एंड जो है ना, ये जहाँ पे माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसके ऊपर एंड हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स, जिसे मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट ये बेसिकली वो क्वांटिटीज होती हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम के अंदर। दीज आर द वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हमारा प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट चल रहा होता है और कांस्टेंट की कोई वैल्यू हमने मेंशन कर दी है तो वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एज डिफाइंड डायरेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और हम चाहें कि वो वैल्यू जो है वो परमानेंट प्रोग्राम के अंदर रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम उसके लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, जिसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट है जो 2 तरह के होते हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इंटीजर नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फिक्स्ड वैल्यू नंबर्स के लिए। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हैं जो कि पॉइंट्स वैल्यू डेसिमल वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमने कोई चीज़ मैयर करनी है या हाइट ऑफ पर्सन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोग पॉइंट्स वाले कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट आ जाते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम लोग ए से जी तक अल्फ़ाबेट, लेटर, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हम लोग कैरेक्टर को भी यूज़ करते हैं और साथ डबल कोट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें तो यूज़ हुआ है हेलो अहमद। अगर हम लोग जनरल यूज़ करना चाहें कैरेक्टर के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर इस वर्ड को मेंशन करना है, तो ये कहलाता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक आता है, ये हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल से रिलेटेड मेरी एक और वीडियो भी मौजूद है चैनल के अंदर, आप उसको देख सकते हैं अगर डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली सिंबॉलिक नेम है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वैल्यू को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो चेंज होती है। इन सिंपल वर्ड मैं इसको कहता हूँ कि ये एक कंटेनर है जो डाटा को स्टोर कर रहा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। देखें, हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कोई ना कोई डाटा स्टोर करना होता है। तो हमारा डाटा जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम में स्टोर होता है तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब ये वेरिएबल कहाँ जाके स्टोर होता है? करंट टाइम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो रैम में होता है, तो रैम के अंदर मेमोरी को ऑक्युपाई करने के लिए हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सिंपल वे हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल हमारी किसी मखसूस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसको नाम दिया जाता है वेरिएबल। तो चूंकि इसके अंदर वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है, सो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जब हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल जो है वो लेटर या अंडरस्कोर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे तो वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से होगा।
अगर हम चाहें तो डिजिट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट स्टार्ट का जो लेटर होगा वो हमारा लेटर होगा, यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर या फिर अंडरस्कोर होगा। जैसे एग्जांपल देखें आप लोग, तो यहाँ पे हमारे पास ओवर टाइम की एग्जांपल है, तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ है। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप लोग जितने मर्जी कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोग जितना छोटा वेरिएबल का नाम रखें तो अच्छा रहता है। अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग्स पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, अलग अलग होते हैं। इसकी रीज़न ये है कि सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर केस लेटर कंसीडर डिफरेंट मीनिंग्स एंड लोअर केस कंसीडर डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जांपल AVG की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा हुआ है, और AVG को अगर स्मॉल में लिखेंगे तो दोनों के मीनिंग्स अलग अलग तस्वर किए जाएंगे। स्पेशल करैक्टर को हम लोग वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉलर का साइन, ऐश का साइन, एटसेट्रा का साइन नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा अगर हम लोग वेरिएबल के फोर्थ रूल की बात करें तो रिजर्व वर्ड, जिस तरह से पहले बताया मैंने, रिजर्व वर्ड्स को हम लोग सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट वन के स्पेस जो है वो वेरिएबल नेम के अंदर अलाउ नहीं होती। अगर हम वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस यूज़ करेंगे तो एरर जनरेट कर देगा। ये कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लाइफ में जाना चाहते हैं तो आपका वेरिएबल से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। उसके लिए शर्त है कि सबसे पहले आप रूल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम को समझें। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेरिएबल के बारे में, कि जब हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं उसकी डाटा टाइप, कि किस किस्म का डाटा हम लोग वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो सी लैंग्वेज 3 तरह की डाटा टाइप प्रोवाइड करती है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। अगर इंटीजर डाटा टाइप की बात की जाए तो इंटीजर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी भी फिक्स नंबर को आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आप लोग इंट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है, अगर आप लोग कर्सर को चेक करें तो इंट सम, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी कि हमारे पास जो डाटा टाइप यूज़ हुई है वो इंट है और वेरिएबल का नाम जो है वो यहाँ पे सम है। तो हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को तो ये बता रहा होता है कंप्यूटर को नेम ऑफ द वेरिएबल और उसकी टाइप। दो चीज़ें होती हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में, एक उसका नाम और एक उसकी टाइप। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर इसकी डिटेल के साथ आ जाती है वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक। यहाँ पे जर्नल एक कंसेप्ट दिया जा रहा है डाटा टाइप के साथ। तो डाटा टाइप में हमारे पास पहला इंटीजर है जो फिक्स नंबर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है रैम से। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, यानी कि ये डाटा टाइप की फैमिली का ये वो मेंबर है कि जो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट्स को। यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि जी कि हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे 5.5, 0.01 या कोई भी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट आ रहा हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप और इसके लिए हम लोग FLOAT का वर्ड यूज़ करते हैं जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर डाटा टाइप आ जाती है। कैरेक्टर वेरिएबल यूज़ किया जाता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को, यानी कि अगर हम लोगों ने सिंगल कैरेक्टर की डाटा यूज़ करना है प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जी के ए ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है CHAR 4। तो ये हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स थी सी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई इशू आता है आप लोगों को या कोई भी क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बेल का आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू सो मच।